हुए आपने अपना इलाज कर दिया। इसी तरह से यदि बुखार हो गया है तो हमारे सिद्धांत के अनुसार बुखार का कारण ये है कि पूरे शरीर में बोन मैटर्स बढ़ गया है और शरीर उन बोन मैटर्स को जला करके बाहर निकालना चाहता है। उसका एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ कि बुखार के बाद में आपका यूरिन जो है वो गर्म भी हो जाता है, उसका कलर भी पीला हो जाता है। तो शरीर अपने टेम्परेचर को बढ़ा करके और टॉक्सिन्स को खत्म करके और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बाद में उसको बाहर निकालना चाह रहा है, तो उसको निकलने देना चाहिए। पर थोड़ा सा बुखार होते हम परेशान हो जाते हैं। 102 डिग्री तक का टेम्परेचर यदि आपको है, सामान्य है, और उसमें यदि आपको कोई ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है तो परेशान मत होइए, क्योंकि वो शरीर का अपने नेचुरल हीलिंग का सिस्टम है, शरीर उसको अपने आप निकाल रहा है। उसके लिए हमें शरीर को सपोर्ट करना चाहिए, और शरीर को सपोर्ट करने का माध्यम हमारे यहाँ हम कहते हैं कि आप अपने घर में रहते हुए गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करेंगे और खाना जो है उसको हम ये कहें कि तो बंद कर दें, और बंद करने की स्थिति में नहीं हो फिर आप फ्रूट्स पर आ जाएं। सीजन के जो भी फल सब्जी आपको अवेलेबल हों उनका आप सेवन करें। और सबसे बड़ा जो रास्ता है वो होता है हमारे एनिमा, क्योंकि एनिमा के शरीर से सबसे ज़्यादा स्थूल मात्रा में जो दोषों को निकालता है, तो हम एनिमा देते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के बाद, ग्लूकोज चढ़ाने के बाद, सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद आते हैं, क्योंकि कब रहता है तो वो उसके बावजूद भी यदि बुखार नहीं उतर रहा है तो उसका कारण यही होता है कि शरीर की शुद्धि नहीं हो पा रही है, तो हम उसकी शुद्धि करते हैं। अब उसमें आप एनिमा का एक सिस्टम है, वो कभी आपको नहीं समझ आएगा, और उसके लिए नेचुरल आप घर में क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई नेगेटिव आप ले सकते हैं। हम उसमें त्रिफला जोड़ भी देते हैं, या अमलदास का पेड़ हो तो उसका पत्ते उबाल करके देते हैं, या उसकी टहनी मिल जाए तो उसको करके काढ़ा बना कर देते हैं, और उससे पेट साफ हो जाता है और वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते ही तुरंत राहत मिलती है। भविष्य में भगवान करे हो नहीं आपको, लेकिन किसी आस पास पड़ोसी किसी को हो तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि इसमें इतना करने के बाद आपको कोई राहत नहीं मिल रही है तो फिर आप जरूर फिजिशियन से या जो भी आप कंसल्ट करना चाहें उसे जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि शरीर को बचाए रखने के लिए हमें कोई भी माध्यम अपनाना पड़े वो अपनाना चाहिए। शरीर अमूल्य है, कभी मिलने वाला नहीं है, किसी कीमत में मिलने वाला नहीं है, तो पर प्राथमिकता आप इसको दें यदि आप गहराई से और हृदय से इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इन बीमारियों को, छोटी छोटी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी और जो तकलीफ होंगी जो मैं आपको टाइम दूंगा उसमें आप पूछ सकते हैं, और उनको किस तरह से आप अपने शरीर से दूर कर सकते हैं ये आप जान सकते हैं। थोड़ा सा और यदि विस्तार करें तो हम बीमार होते क्यों हैं, कारण क्या है, इस कारण को यदि आप समझ लेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा समाधान आपको अपने आप ही मिल जाएगा। क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे तब तक उसका सही समाधान नहीं निकला सकते। हम केवल कारण का जो परिणाम आया, जो सिम्टम आ रहे हैं बॉडी में, उनको देखते हैं, उनको देख करके ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट कई बार पूरी तरह से राहत नहीं देता है। टेम्परेरी रिलीफ मिलता है पर परमानेंट रिलीफ इसमें नहीं मिलता, या आपकी इच्छा के अनुरूप आपको आराम नहीं मिलता। अब उसका कारण हम तलाशें तो हमारी जो चिकित्सा है उसका पहला ही सिद्धांत है कि रोग एक, कारण एक और इलाज भी एक। रोग एक क्या, कि शरीर में विजातीय द्रव्य फॉरेन मैटर्स का इकट्ठा हो जाना रोग है। अब उसका समाधान क्या है कि उस फॉरेन मैटर्स को बाहर निकाल दीजिए तो ठीक हो जाएगा। अब वो किस रूप में आया है वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको अपना डेली का रूटीन और डेली का जो आहार, जो डाइट आपकी है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। लाइफस्टाइल, हाँ, लाइफस्टाइल। और यदि संक्षेप में और भी संक्षेप करूँ, दो ही शब्दों में है आहार और विहार। इन दो को यदि हम ठीक कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ। यदि हम प्रकृति को देखें तो मनुष्य और मनुष्य द्वारा पाले हुए
पशुओं को छोड़ करके किसी भी संसार के प्राणी के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। क्या है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा ने उनको जो बुद्धि दी है वो उतना ही काम करते हैं। वो हमारी तरह से लाइट बना करके रात में 12 बजे तक नहीं जागते हैं। हमने अपनी बुद्धि के अहम में आकर के न जाने कितनी चीजें बना ली हैं और इतने संसाधन इकट्ठे कर लिए हैं। और आप सब जानते हैं कि सारे संसाधन इकट्ठे होने के बावजूद भी हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन में कितनी ही अच्छी अच्छी कार आ गई हैं, कितने एसी आ गए हैं, कितने ही ओवन आ गए हैं घर में, कितने संसाधन आ गए, फ्रिज कूलर जो कुछ आ गया है, वॉशिंग मशीन आदि, उसके बावजूद भी हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। और जब हम आज यदि हम आपसे पूछें या आपसे बड़े उम्र के हैं उनसे पूछें तो ये कहेंगे और आप सब स्वीकार करेंगे कि पहले का जो जीवन था वो अच्छा था ना जी, है? अच्छा था। कई लोग अच्छा नहीं था, जो कष्टदायक था। हाँ, वो कष्टदायक था। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसलिए उनको कष्टदायक लगता था, क्योंकि आदमी उन्हीं के पेट के जुगाड़ में लगा रहता है। लेकिन चिंतन से गहराई से थोड़ा सा समझेंगे तो उनको भी आप समझा सकते हैं कि कष्टदायक नहीं था। वो कष्ट आज भी है और आज ज्यादा है। और इतने बड़े बड़े संसाधन बन गए, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आ गए हैं, उसके बावजूद भी हम में से शायद ही कोई आदमी ये कह सके कि मैं 100% तो आप ऐसा मत मानिए कि जो संसाधन हमारे बड़े हैं उनमें स्वास्थ्य है, वो हेल्पफुल है, ये मैं पहले स्वीकार करता हूँ, पहले कह चुका हूँ आपसे। लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है हम उसको समझें और सत्य को समझें कि जब अन्य प्राणियों के लिए चिकित्सक है ही नहीं तो फिर हमारे लिए क्यों, हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते। उनके लिए नियम है कि सुबह उठ करके जितनी मात्रा में खाना उतनी मात्रा में वो खाएंगे, पर हम लोग खूब सुबह घर से नाक भर के निकलते हैं, खूब चाय पराठे और न जाने क्या क्या। और यदि किसी मित्र के पास गए और सामने उसने रसमलाई रख दी तो हमारी हालत क्या होती है देखिएगा। हम में से क्या कोई कह सकता है कि मैं छोड़ दूंगा उस रसमलाई को? कितने हमें तो कहेगा? एक दो हाथ उठे हैं। इसका मतलब ये बाकी लोग तो खाना चाहते हैं ना। ठीक इसी तरह से प्रकृति का नियम है कि सूर्यास्त हो गया तो हमें सो जाना चाहिए, पर हम लोग सुनिएगा, हम लोग लाइट जला करके फिर रात को 12 बजे तक काम करते हैं। तो जो बॉडी की जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके सर्काडियन रिदम जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और वो चेंज होंगी तो फिर शरीर में रोग आता ही आता है। तो हम अपने आहार और विहार दोनों को गलत करके और बीमारी ला रहे हैं। तो हमें ये थोड़ी सी समझ अपनी बढ़ा लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक चीज छोड़ दें, आप कार छोड़ दें, आप फ्रिज छोड़ दें, आप रखिए पर उन पर डिपेंड मत होइए। जितना हो सके उनका कम से कम प्रयोग कीजिए, कम से कम प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और ज़्यादातर लोग वो आते हैं जो अपने उत्तरी भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ठीक नहीं होते हैं, अपोलो, एम्स, एस्फोर्ट्स, वेदांता और जितने भी आसपास के हैं। तो अब वो ठीक क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका जो रूट कॉज है वो नहीं समझा गया और केवल जो सिम्टम्स है उनके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया गया। और जब हमारे पास आते हैं सारी फाइलें ले करके हम उनका अपना उपचार शुरू करते हैं तो वही लोग धीरे धीरे थोड़ा शुरू हो जाते हैं। सही मैं भूल गया, लेकिन मैं प्रमाण के तौर पर आपको लेकर के आता हूँ। सब कमेंट्स हैं किस तरह से बीमार थे और किस तरह से केवल ऐसे ट्रीटमेंट से वो मिट्टी पानी हवा से वो ठीक हो गए। तो जब आप यदि पशुओं को देखें तो कुत्ते को कभी आपने देखा होगा उल्टी करते हुए देखा? हाँ, आपने कहा घास खाकर करता है। ऐसा क्यों होता है कि किसी कारण से उसने गलती कर दी, हालांकि वो गलती नहीं करते हैं जी, लेकिन किसी कारण से गलती कर दी तो उसको अंदर इंडाइजेशन फील हो रहा है और उसके लिए प्रकृति ने उसको समझ दी है कि वो घास खा करके उसको निकाल सकता है, तो वो घास खाता है ताकि उसको वोमिट हो जाए, वोमिट हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपने एक और देखिए, आपके घर में पशु कभी रहे हों और पशु जब बीमार हो जाता है तो नरेश जी बताएंगे क्या होता है? खाना छोड़ देता है। हम क्या करते हैं? बीमार होकर फिर भी हमें तो चाहिए और
समोसे भी चाहिए, कचौरी भी चाहिए, रसगुल्ले भी चाहिए, पराठे भी चाहिए, है? लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। प्रकृति कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पशु को ये समझ है तो हमें भी समझ होनी चाहिए। और प्रकृति ने वो सब समझ उनको दी है, तो हमें उसकी जरूरत भी है, पर हम तो उसमें अधिक कर गए हैं। हमने अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान मान लिया है कि नहीं, और प्रयास तो हो रहा है कि वो ईश्वर को कंट्रोल करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि वो मनुष्य शरीर बना रहा है, तो मनुष्य भी कोशिश कर रहा है कि मैं भी अपने जैसा और पैदा करूँ, क्लोनिंग शुरू हो गई है, पर शायद ऐसी संभावना बहुत कम सीमा तक है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमारे इतिहास में आता है कि पार्वती ने भी बनाया था, क्लोनिंग की थी उन्होंने। एक जो 101 लोग भाई थे जो कौरव जो थे, उसका भी एक क्लोनिंग वाला एक सिस्टम था। तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो आमतौर पर कॉमन हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो हम प्रकृति से सीखें कि जब प्रकृति ने हमें क्षमताएं दी हैं, थोड़ा सा उसको हम समझ करके और हम अपने जीवन को जिए। यदि वास्तव में हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, जीने के 2 तरीके। एक तो है आ कराते हुए जीना, है, हाय हाय करते हुए जीना, और दूसरा बताएगा वाह वाह करते हुए जीना, है। तो हाय हाय करते हुए तो हम लगभग जी ही रहे हैं। अब दूसरा तरीका बचता है वाह वाह करते हुए जीना। तो वाह वाह करते हुए जीना चाहते हैं तो फिर ये एक सबसे सहज रास्ता है प्राकृतिक जीवन प्रणाली का, इसको आप अपना लीजिए। और मैं परमात्मा को याद करते हुए दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में आज जितना आप सुख महसूस कर रहे हैं उससे कई गुना सुख आपका बढ़ जाएगा, आपका आनंद बढ़ जाएगा, आपके जीवन में शांति बढ़ जाएगी। और जो भी रोग कोई छोटा मोटा कुछ भी है वो सब आज के बाद ही कम होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए, एक बार 4 महीने तक जो बताया आपको करके देख लीजिएगा, नहीं हो तो फिर जो आप सजा देंगे वो स्वीकार है। आप एक बार प्रकृति की और परमात्मा की कृपा को महसूस तो कीजिए, एक बार इनका बच्चा बनकर के अपने आप को सौंप कर देखिए। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कह सकता हूँ कि कहीं आपको कमी नहीं मिलेगी, कहीं भी और जितना रिलीफ आपको मिल सकता है उससे कई गुना ज़्यादा रिलीफ आपको इन दोनों का अनुसरण करने से आपके जीवन में आएगा। इतने सहज हैं, पर हम भूल गए हैं। एक अनुभव आप सबने भी शेयर किया होगा, आपके दादा दादी ने कहा होगा तो पहले कुछ बुखार होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिसिन की उपयोगिता नहीं है, पर मेडिसिन से पहले आपको क्या करना चाहिए, उदाहरण के माध्यम से समझाना होगा। पहले बुखार होता था तो दादा दादी क्या करते थे, आपने सुबह बताना चाहिए, आटा बना के जोड़ के तो एक और सुना देते थे, पसीने से सुना हो जाता। ये उन्होंने कहा कि वो राबड़ी पी करके धूप में ले जाते थे। राबड़ी पीते थे मतलब गरम चीज थी, और गरम लेकर गर्मी में लेट गए, पसीना आया तो शरीर से टॉक्सिन्स फॉरेन मैटर जो मैं कह रहा था वो निकल गए बाहर, और बाहर निकल गए तो आराम हो गया। और अब उसका दूसरा रूप काढ़े के रूप में भी है। आजकल डेंगू का बहुत भयभीत हैं लोग, पर डेंगू का मेडिसिन से इतना इलाज होता है, मैं 100% उसके बारे में नहीं जानता हूँ, होता है ये ठीक है, लेकिन आप अपने घर में उसका इलाज कैसे कर सकते हैं वो आपके घर के आसपास चीज़ें अवेलेबल है, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। नीम पत्ते, तुलसी पत्ते, काली मिर्च, गिलोय, लहसुन, हल्दी, ये आप 1 गिलास पानी में उबालें, और पानी जब लगभग आधा कप रह जाए उसको छान करके पीकर ओढ़कर सो जाए और पसीना ले लें, साथ में फलाहार करें, पकवान छोड़ दें, तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। एक बार में नहीं, 2-3 बार आप लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। पहले का बाद का बैठने वाले ना आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह से दूसरी चीज़ें, आजकल घुटनों का दर्द, कमर का दर्द बहुत बढ़ गया है। इसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल बदल जाना। पहले क्या था कि सुबह उठते ही हम घर से बाहर शौच के लिए जाते थे तो घुटनों की एक्सरसाइज अपना हो जाया करती थी। अब तो इधर बैठ से चलते हैं, इधर साथ में ही टॉयलेट आता था, वहीं आप घुस जाते हैं, तो वो एक्सरसाइज छूट गई। फिर बाहर जाते थे तो शौच के लिए आपको उकड़ू बैठना पड़ता था और घुटनों का मूवमेंट अपने आप होता था।
वो भी छूट गया। अब घर में आप क्या है, वेस्टर्न सीट है। तो ये जो कितना मुड़ते थे घुटने, अब वो कितना ही मुड़ पाते हैं। तो आगे का जो मूवमेंट था, मसल्स जो जिन पर स्ट्रेचिंग होती थी, रिलैक्सेशन होता था, वो सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद शौच के बाद फिर आप नहाते थे। नहाने के लिए शावर घरों में नहीं थे, बाल्टी पानी भर करके उबड़ू बैठना पड़ता था। तो वो मूवमेंट भी अब खत्म हो गया। उसके बाद नहाने के बाद फिर पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने के लिए आजकल की तरह से नहीं कि दीवार में मूर्तियाँ रखी हुई हैं अलमारी में और खड़े खड़े जय बे कर रहे हैं। वो भी ध्यान तो रहता है ऑफिस में, ध्यान तो रहता है दुकान पर, घड़ी देखे रहते हैं, बस नाम कर रहे हैं हम पूजा कर रहे हैं। अब वो बैठना होता था, पहले बैठ करके पद्मासन में और आराम से कोई मंत्र का वो पाठ करते, वो छूट गया। फिर महिलाएं खाना बनाती थी तो वो नीचे बैठे खाना बनाती थी। अब कभी बेलन भूल गए, कभी हल्दी भूल गए, कभी नमक भूल गए, बार बार उठना बैठना होता था, वो सब भी खत्म हो गया। अब तो सामने स्लैब है, ऊपर मसाले रखे हुए हैं और ऊपर से उतारते हैं, डालकर तैयार करते थे। फिर कपड़े धोते थे तो नीचे बैठ के हाथ से रगड़ कपड़े धोते थे, वो सब भी छूट गया। वॉशिंग मशीन में खड़े खड़े डाले, खड़े खड़े निचोड़े और खड़े खड़े ही सुखा दिए, वो सब भी खत्म हो गया। फिर खाना खाते थे तो नीचे बैठ करके खाते थे, अब डाइनिंग टेबल है, उसमें बैठ के खाना खाते। मतलब ये कहीं घुटनों का पूरा मूवमेंट, पूरे जो मुड़ने होते थे वो सब तो खत्म हो गया। उसी का परिणाम ये है कि हमारे घुटनों में दर्द होने लग गया। मैं ये एक बड़ा कारण बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँ केवल यही कारण है, पर सबसे बड़ा कारण यही है। तो अब उसको दूर करना है। आम भाषा में आपने बड़ों के साथ सुना होगा कि घुटनों में ग्रीस घिस गया है, सूख गया है। तो ग्रीस सूख गया क्या मतलब क्या हुआ? ग्रीस सूखने का मतलब ये है कि साइनोवियल फ्लूइड है वो हार्ड हो गया। अब वो ये इसलिए होता है कि एक तो मूवमेंट नहीं होता, और मूवमेंट नहीं होता तो फिर जैसे पानी, जैसे कोई दूध है उसको आप स्थिर छोड़ दें 2-4 घंटे के, तो उसमें लेयर जम जाती है, हिलाते रहे तो लेयर कम हो जाती है। तो वैसे ही जब इनका मूवमेंट खत्म हो गया तो वो जो फ्लूइड था वो एक तरह से स्थिर रहा, और उसका उसमें जो मूवमेंट बंद होने से वो उसकी डेंसिटी है वो बढ़ गई है और धीरे धीरे हार्डनेस बढ़ गई है। अब उसको हार्डनेस को यदि हम कम कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। कम करने के लिए फिर हम करते हैं हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन। घर में आपके गर्म पानी में और ठंडा पानी में उपलब्ध होता है, तो एक बर्तन में गर्म पानी ले लें, एक ठंडा पानी ले लें, उसको आप 3 और एक कपड़ा भिगो लें, 2 कपड़े ले लें, एक में गर्म पानी से भिगो, एक ठंडे पानी भिगो। पहले 3 मिनट आप उसको गर्म सेक करें, फिर उसके बाद 1 मिनट ठंडा सेक करें, तो ये तो उसको धीरे धीरे ठीक करेगा। दूसरा, अब तक मेडिकल साइंस में जो रिसर्च की है उस रिसर्च के अनुसार भी साइनोवियल फ्लूइड को फिर से रीजनरेट करने के लिए अंकुरित मेथी सबसे अच्छी मानी गई है, और उसमें नेचुरल स्टेरॉइड होता है जो कोई नुकसान भी नहीं होता है। और एक और प्रमाण आपको दे रहा हूँ, मेथी को जब आप भिगोएंगे फूल जाएगी तो देखना आप ध्यान से, उसके ऊपर एक लेयर आपको दिखाई देगी, चिकनी चिकनी लेयर होती है, वो लेयर ही उसको आपके साइनोवियल फ्लूइड को, उस ग्रीस को फिर से रीजनरेट करेगी। तो एक तो वो है। दूसरा अखरोट है, 2 गिरी अखरोट की आप ले लेते हैं और आप उसका सेवन करें, लेकिन कम से कम 4 महीने तक करना है। होता क्या है कि हम बताते हैं तो लोग उसको 5-10 दिन में छोड़ देते हैं, 5-10 दिन में पूरा आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि आपके घुटने में आ गई है तो फिर आपको या तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, या फिर आपको उम्र भर उसको भोगना पड़ेगा, पेन किलर खाने पड़ेगा। 5 ग्राम खाने वाले तो 1 चम्मच होती है, 1 चम्मच भर करके रात को भिगोते, सोते समय धो करके, और हो सके तो मिट्टी के बर्तन भिगो से ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कांच का बर्तन हो, स्टील वगैरह का ना हो। उसके बाद फिर सुबह उठ करके उसका पानी तो पी लें, और जो दाना है उसको छोड़ दें। अगली सुबह मतलब लगभग 24 घंटे बाद वो इतना उग जाएगा। उगने के बाद फिर आपको अच्छा दबा, कड़वाहट उसकी लगभग 90% खत्म हो जाती है। 10% कड़वाहट उसकी बचेगी, तो ये भी मत मानिए कि आप कड़वाहट लगेगी, ऐसा भी नहीं लगेगा। तो ये उसका आप इलाज कर सकते हैं। इसी तरह से और कोमर बीमारी और जुकाम की बता रहा हूँ। अब जुकाम यदि हो जाता है हमारे यहाँ, वो कफ दोष माना गया है, और जुकाम हो गया तो आप क्या करते हैं, भागते हैं और विक्स एक्शन वो लेते हैं, ठीक है, एक इमीडिएट रिलीफ के लिए आपके लिए अच्छा है। लेकिन आमतौर पर जुकाम, सामान्य जुकाम जो है वो आपको 5 दिनों में अपने आप ही थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें तो अपने आप ठीक रहता है।
अब आप क्या करें, उसके लिए जुकाम हो गया है तो आप पहले गर्म पानी पिए। और अच्छी बात है यदि आप नींबू उसमें डाल सकते हैं तो, और अच्छी बात है यदि आप उसमें शहद डाल सकते हैं तो गर्म पानी गुनगुना पानी में उसमें नींबू शहद डाल करके और आप उसका सेवन करें। और जो कफ बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं उसमें आपका गेहूँ भी है, चावल, दूध और दूसरे तरह जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है वो सब, फ्रिज में रखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ठंडी वो सब, बस ये छोड़ दें। और पत्ते वाले सब्जियों का सूप ज़्यादा सेवन करें, विशेषकर पालक का सूप। तो तीसरे दिन ही आपको लगभग भाप से मुक्ति मिल जाएगी यदि आपका पेट ठीक है तो। यदि पेट ठीक नहीं है, कब्ज आपको है, तो फिर ये चीज़ें उतनी जल्दी कारगर नहीं होंगी, उसके लिए आपको कब्ज का इलाज भी करना पड़ेगा। इसी तरह से अमीबाइसिस हो गया है। अमीबाइसिस एच पाइलोरी नाम का एक कीटाणु माना गया है, उस कीटाणु से होता है, लेकिन हमारे सिद्धांत के अनुसार वो होता है शरीर में कफ दोष दूषित होने से। कब्ज के लिए क्या इलाज है? कब्ज के लिए कौन बोल रहा है? बताते हैं। तो उसके लिए आप बेलगिरी का चूर्ण और इसबगोल की भूसी, ये दोनों चीज़ें सम मात्रा में मिलाकर के 40 दिन तक सेवन करें। और गर्म पानी पिए, या तो उबला हुआ पानी हो, आजकल आरओ आ गया है, आरओ का नहीं, फिल्टर जो है वो ठीक है। आरओ क्या करता है कि पानी के कुछ कंटेंट्स ऐसे भी निकाल देता है जो हमारी बॉडी को चाहिए, और टेस्ट तो आपने महसूस किया थोड़ा सा कड़वाहट हो जाती है, होता है कि नहीं होता? आरओ का पानी थोड़ा सा कड़वाहट होता है बाद में, पर वो ज़्यादा एक तरह से कहूँ कि हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी वो नुकसान पहुँचा रहा है। तो आरओ की बजाय आप तो पानी उबालें, या एक ऐसा तरीका पहले हमारा जो नेचुरल है वो ये है कि फिटकरी की डली आप पकड़ें मिट्टी से और अपने पानी के बर्तन में डुबो कर एक बार डाल दें, उससे उसमें जो भी डिपोजिट्स हैं नीचे बैठ जाएंगे और पानी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। नहीं तो उबालना सबसे अच्छा है, तो वो पानी आप क्या बस उसको डुबाए और निकाल दें, रखने की जरूरत नहीं, रखने से पानी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो उस पानी को आप पिए, और ठंडी चीज़ों का और चिकनी चीज़ों का और मीठे का, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, परहेज करें, तो उससे आप उसको अमीबाइसिस से लगभग ये समझे कि 90% आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आज एक बीमारी आप में से अच्छी बात है, क्योंकि आप तो ज़्यादा लोग जुड़े हुए, मोटापा नहीं है, पर मोटापे का और कोई इलाज इस तरह से है नहीं। लाइपोसक्शन आजकल करवाते हैं, पर वो एक आम आदमी की बात नहीं है, उसमें खर्च भी ज़्यादा होता है, और फिर कोई ना कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ ही सकती है। अभी हमने एक प्रयोग करके देखा। अब ये बातें मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से जगह जगह मैं जाता हूँ, बातें करता हूँ, लोग जो कुछ स्वीकार करने वाले थे वो स्वीकार कर लेते हैं, फॉलो करते रहते हैं, पर कुछ लोग नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं जी हमें तो सारे दुनिया के जो भी टेस्ट वो सब चाहिए हमें। तो हमने एक प्रयोग किया, और हमने प्रयोग किया कि खूब खाओ, मोटापा घटाओ और इनाम पाओ। एक प्रयोग करके देखा, जो लोग ऐसा नहीं करते, परहेज नहीं करना चाहते, उनके लिए क्या क्या है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसका। हमने खीर, पूरी, हलवा, पनीर ये सब खिलाया, और वो खाने के बावजूद भी 8 दिनों में 5 किलो कम किया। सबसे ज़्यादा कम किया 5 किलो, फिर 5.5 किलो, फिर 4.5 किलो, फिर 4 किलो 300 ग्राम, 4 किलो 200 ग्राम, 3.5 किलो, इस तरह से वो कम खाते हुए। अब वो किस तरह से कम हुआ, हमने यही टेक्निक छोटी छोटी उनको बताई। प्रॉपर ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो भी आपको सिखाया गया है। उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज, कुछ भक्ति संगीत के साथ में डांस, कुछ व्यायाम, तो वो सब करवाए। तो 2 चीज़ें हैं मैंने बताया आपको, एक तो है हाय हाय करते हुए जीना, दूसरा है वाह वाह करते हुए। तो आप किसी भी रूप में स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार तो करें, और किसी ने स्वीकार करें वाह वाह जीना, वाह वाह करते जीना चाहते हैं तो स्वीकार करें, और हाय हाय करनी है तो फिर तो अच्छी बात है। फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ, या तो आप सभी पेशेवर जो लोग हैं उनकी तरह से हम सब चिकित्सक भी सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे पास ज़्यादा मरीज है। तो मैं अपने पेट पर लात मार करके हमारे चिकित्सक साथियों को नुकसान पहुँचा करके आपसे बात कह रहा हूँ कि आप यदि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो या तो इस बात को मान लें, नहीं तो परमात्मा मानने का मतलब आप बीमार होंगे हमारे पास आएंगे।
तो अब क्या चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, बताना हमारा फर्ज है, हमने बताया है, करना आपको। जो खाने की मानसिकता लिए रहते सारे दिन, जो नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके लिए मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ हमारे यहाँ क्या सिद्धांत है। एक सूत्र है हमारे यहाँ, एक बार खाए योगी, आप बोलिए साथ साथ, दो बार खाए भोगी, बार बार खाए रोगी। अब क्या बनना आप भोगी हैं, गृहस्थी हैं, भोग की श्रेणी में। अब आपको उत्कर्ष चाहिए, उन्नति चाहिए कि अवनति? उन्नति चाहिए। तो फिर क्या कहा गया? एक बार कहा गया, विशेष तौर पर जो लोग 40 साल की उम्र तक आ चुके हैं उनके लिए तो अच्छा है कि वो एक बार की बात छोड़ी, मैं 2 बार तक ही आता हूँ, क्योंकि अभी तो आप 3 बार खा रहे होंगे, सुबह नाश्ता, फिर लंच और फिर शाम को डिनर, और इस बीच में 2 बार और भी चाय और पता नहीं कितनी बार होता है। तो ये सब कर रहे हैं, तो उनको छोड़ करके आप भोगी की श्रेणी में हैं तो 2 बार करा रहे हैं और 2 बार करके देखिए। नहीं कर रहे हैं तो आपकी चेतना को बढ़ाने के लिए एक और उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। इस टाइम खाना चाहिए। हाँ बोलता है, उसके लिए सबका शेड्यूल अलग अलग होगा, उसके आपका पैसा क्या है उस पर भी निर्भर करता है, पर उसका एक सीधा सा सिद्धांत है। 6 बातें बताऊंगा वो आपको आ जाएगा समझ कम खाना चाहिए। पर एक उदाहरण पहले दे रहा हूँ आपको, जो लोग ज़्यादा खाना चाहते हैं उनके लिए, ज़्यादा खाने से कोई भी एक लाभ होता मुझे बताइए, बताइए। जीव का स्वाद, जीव का स्वाद, तो वो थोड़े से तो आ सकता है, वेट बढ़ता है, जो पतले हो तो जिसको वेट बढ़ाना उसके लिए हुआ ना, सबकी बात कर रहा हूँ। कॉमनली ज़्यादा खाने से क्या फायदा है? हाँ जी, वैसे पशुओं पर तो ये तो कुश्ती होती है, मजा। हाँ देखिए, चलिए लंबा हो जाएगा इससे। ज्यादा खाने से पशु तो ताकतवर हो जाते हैं, दूध भी ज्यादा देते हैं, हाँ। लेकिन आदमी तो वैसे बलवान टाइप जो कोशिश करते हैं उनको हाँ। तो है, लेकिन आम आदमी को तो नुकसान नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका। अब देखिए, ज़्यादा खाने से वास्तव में लाभ कोई भी नहीं है, ये तो आप उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन जब और लंबा बात करेंगे तो वो सारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा खाने से फायदा है तो केवल हम लोगों को फायदा है, हम चिकित्सकों को फायदा है, हम लोग किसी को फायदा है, बाकी आपको किसी को फायदा नहीं है। क्यों? जितना हम खाते हैं, एक सिद्धांत हमारे यहाँ ये भी है कि जितना हम खाते हैं उसके आधे से हम अपना पेट भरते हैं और आधे से ऐसा संतुष्टि नहीं होती, उसके लिए क्या करें? वो संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ। संतुष्टि के लिए एक तरीका है खाने का, एक तरीका चबा चबा कर खाने का। एक हिमालय को 32 बार चबाएं, 32 बार गिनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए 16 सेकंड लगते हैं। 16 सेकंड घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें, आप उसको आपने कहावत पढ़ी होगी, आप तो थोड़ी सी एज ज़्यादा है आपकी, मैं पढ़ता था तो मेरे सिलेबस में था, आपकी ध्यान से रहा होगा। Eat the grapes and drink the solids। ठोस पदार्थ को इतना खाएं कि वो इतना लिक्विड बन जाए कि अपने आप अंदर जाए, आपको निगलने का प्रयास न करना पड़े। यदि खाने को निगलने का प्रयास आप करें तो समझिए कि आप चबा नहीं रहे, अपने आप ही अंदर चला जाएगा। चाहे हलवाई क्यों न खा रहे हो, चाहे खीरी क्यों न खा रहे हो, वो भी थोड़ी सी आपको चबानी चाहिए, क्योंकि आप जब चबाएंगे तो जो टायलिन निकलेगा आपके दांत से, वो टायलिन मिलकर के उसके टेस्ट को बढ़ाएगा। और जो स्वाद की बात आपने की, वो स्वाद कब तक आता है? हाँ जी भाई, क्या और हो गया तो स्वाद की बात आप कर रहे हैं, स्वाद कब तक आता है? संतुष्टि की बात कर रहा हूँ। वो कब तक आता है? जब तक जीभ को टच करता रहेगा, अंदर चलाएगा फिर तो टेस्ट नहीं आता ना। और जीभ को टच कब तक करता रहेगा? जब तक आप चबाते रहेंगे। आपने रसगुल्ला मुंह में लिया और रसगुल्ला 1-2 बार किया हो गया नीचे, फिर तो कोई टेस्ट नहीं रहा उसका। लेकिन वही रसगुल्ला यदि आप 50 सेकंड तक, 1 मिनट तक चबाते रहते हैं तो उसका टेस्ट आपको मिलता रहेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो खूब चबाइए और चबा कर देखिएगा, आपकी संतुष्टि भी हो जाएगी। और कम खाने में ही आपकी मन की संतुष्टि भी होगी, पेट की संतुष्टि भी होगी, और कहीं ज़्यादा खरीदना नहीं पड़ेगा, कहीं ज़्यादा आपको समस्या नहीं आएगी। आप करके देखिएगा, आज से आज दोपहर का लंच आप लें या ले चुके हो तो शाम को देख लेना, प्रयोग करके देख लेना। आपको जितना खाएं उससे कम खाया जाएगा आपका।
तो खाने के बारे में 6 बातें बताता हूँ। आज विषय दूसरा है तो मैं संक्षेप में बस बता रहा हूँ और उनमें से फिर 2 बातें रखना बताऊँगा। 6 बातें हैं: भोजन क्यों, क्या, कितना, कब, कैसे और कहाँ। अब इन 6 बातों को आप पूरी बातों को छोड़िए, यहाँ से 2 जान लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए सबके लिए इजीली एक्सेप्टेबल है। आप उनको आराम से अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। 6 के 6 तो शायद नहीं कर पाएंगे, और वो इसलिए बता रहा हूँ कि मैरिज में आने के लिए कितना चाहिए, कितने % मार्क्स चाहिए मैरिज में आने के लिए? 75 चाहिए ना। तो मैरिज में जिसको आना हो 6 बातें, सारी बातें उसको, या 6 में से 5 बातें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट डिग्री चाहिए 60%, उसके लिए 6 में से 4 बातें फॉलो करना चाहिए। और पास होने के लिए 6 में से कितनी होगी? 33%, 2 बातें होगी। तो 6 में से 2 बातें तो हम माने, पास तो होने चाहिए। फिर तो कोई नहीं होना चाहता ना। पास होने के लिए मतलब आहार चिकित्सा को सुधार करने के लिए 2 बातें हैं। एक तो भूख से बिना भूखे नहीं खाना, पहला नियम तो ये है। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखा हो ज़्यादा काम आएगा, उसको लिखा भूल जाएंगे। और दूसरा है भूख से ज़्यादा नहीं खाएं। हम सब जानते हैं कि भूख से हमें ज़्यादा खाना चाहिए, जानते हैं ना? भूख से ज़्यादा खाना चाहिए ना? नहीं खाना चाहिए। मलिक साहब कह रहे हैं कि भूख से, आप सब मानते हैं इनकी बात को, हैं? पर क्या हम में से कोई दावे के साथ कह सकता है कि मैं भूख से कम खाता हूँ? बोलिए कितने लोग कह सकते हैं? 6, 8, 10 लोग हैं, बाकी बैठे हुए हैं लगभग 50 आदमी हैं। तो हम सब जानते हैं, लेकिन 50 के 50 है कि भूख से कम खाना चाहिए, लेकिन मानते नहीं है। तो जानने को मानने में जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। तो इसको बदलने का प्रयास करें। आज के बाद आप कोशिश कीजिएगा, एक संकल्प लीजिए। आज आप यहाँ आपके यदि निराकार को मानते हो तो निराकार तो सब जगह है, और साकार को मानते हो तो साकार भी आपके सामने है। तो उनको साक्षी मान करके, और ये सबसे बड़े हमारे हैं, इनको इनके सामने आप सब आज संकल्प लीजिए कि आज के बाद भूख से ज़्यादा भूख से ज़्यादा भूख से ज़्यादा आपने कितनी बार कहा है? 3 बार क्या कहा है? भूख से ज़्यादा नहीं खाएंगे। नहीं। और इस्लाम धर्म में 3 बार ना का क्या मतलब? तो आपने भूख से ज़्यादा खाने को तलाक दे दिया है, हैं? अब उसको वापस स्वीकार करेंगे तो फिर देख लीजिए, फिर पाप भी लगेगा आपको, और कोई सदा भी हो सकती है। सदा देने के लिए हमारे बड़े बैठे हैं और वो भी बैठे हैं। तो आज के बाद आप कोशिश कीजिए, यदि वास्तव में आप अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो आज के बाद भूख से ज़्यादा आपको नहीं खाना। और दूसरी बात, भूख से बिना भूखे नहीं खाना, इसमें कोई समस्या नहीं लगती। मैं ये नहीं कह रहा कि समोसे छोड़िए, कचौरी छोड़िए, रसगुल्ले छोड़िए। मैं कह रहा हूँ सब कुछ खाइए। और प्राकृतिक चिकित्सा तो सारे दुनिया के भोग करना सिखाती है, क्षमता बढ़ाती है। लोग हमारे बारे में उल्टी बात करते हैं कि हमने रेट में ये बंद कर देते, ये बंद करते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि यदि वास्तव में प्राकृतिक शिक्षा का पालन करते हैं, प्राकृतिक प्रणाली का पालन करते हैं, तो अंतिम सांस तक दुनिया के सारे भोग करने में आप समर्थ रह सकते हैं। अंतिम सांस तक आप दुनिया की सारी चीजें खाने में समर्थ रह सकते हैं। कहीं भी जाने की इच्छा हो आपकी, चाहे उसमें वैष्णो देवी जाने की इच्छा हो, चाहे गोवा के समुद्र किनारे जाने की इच्छा हो, और चाहे चिड़ियाघर जाने की इच्छा हो, सब इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन यदि इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि शुगर हो गई तो मिठाइयाँ बंद, बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो चिकनाई बंद, एसिडिटी हो गई तो नमकीन मिर्च और ये सब चीजें बंद, और आपके जीवन के स्वाद हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो यदि आप वास्तव में स्वाद लेना ही चाहते हैं, भोग करना ही चाहते हैं, तो फिर इन नियमों को अपना लीजिएगा। और ये सारे नियम आपको जीवन का अंतिम सांस तक आपके सब ठीक रखने को और आपके जो भोग है उनको देने को आपको तैयार है। ऐसा रो करके और हाय करके हुए घुट कर जीना बेकार है। यदि वास्तव में आपकी वजह से जीना चाहते हैं तो वो छोटी छोटी बातें उनको आप बनाइएगा। तो 6 बातों में 2 बातें करके, और ज़्यादा खाने की बात की, उसमें ये ज़्यादा खाने से नुकसान है। वो समय की सीमा हो गई है, तो मैं फिर कभी आपको उस विषय पर बोलूँगा कि ज़्यादा खाने से नुकसान कितने हैं, बता दीजिए। अभी बता 10 मिनट
फिर वो एक थोड़ा सा समझ क्वेश्चन के लिए बैठना था। चलो संक्षेप में बता रहा हूँ। ज़्यादा खाने से सबसे ज़्यादा नुकसान तो पहला नुकसान ये है कि खरब साहब कह रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि ज़्यादा खरीदना पड़ता है। आज महंगाई के ज़माने में कितनी समस्या है। ठीक है, भगवान ने आप सबको समर्थ किया, नॉर्थ इंडिया में सब लोग समर्थ है, ज़्यादा खा करके सोते हैं यहाँ। एक समय था जो आप कह रहे थे कि पहले लोग अभाव की वजह से परेशान थे, आज अति की वजह से परेशान है। आज हम ज़्यादा खा करके सोते हैं इसलिए बीमार हैं। पहले का समय था जो अभाव था उस वजह से परेशान रहते थे। तो अब ज़्यादा खरीदना पड़ता है, आपको क्षमता है आप खरीदिए, उसकी परवाह मत नहीं करनी तो मत कीजिए। अगला नुकसान क्या होता है, ज़्यादा खरीदने के बाद आप एक अभाव पैदा करते हैं, डिमांड पैदा करते हैं, और डिमांड बढ़ती है तो फिर रेट बढ़ती है, और रेट बढ़ते हैं तो आपकी तो सामर्थ्य थी, आप तो सब 50,000 रुपये 1 लाख रुपये महीने कमाते हैं, लेकिन बेचारा जो मजदूर है उसकी क्षमता तो नहीं है। काजू वो भी खाना चाहता है, 180 रुपये किलो वाले सेब वो भी खाना चाहता है, और वो खरीद तो नहीं सकता क्योंकि आपने 2 किलो खरीद लिए, जरूरत थी आपकी 1 किलो की, आपने पेट भरने के लिए, टेस्ट लेने के लिए 2 किलो खरीद लिए, तो उसकी डिमांड बढ़ी, रेट बढ़ा और उसको खरीदने की क्षमता से बाहर चला गया। तो एक हमारी संस्कृति के अनुसार हमने एक पाप किया। चलो इसमें परवाह नहीं है, दुनियादारी भागने में कुछ रहना चाहिए। इससे आगे बढ़ते तो अगला नुकसान क्या होगा कि ज़्यादा खरीदने के, ज़्यादा खाने के लिए फिर आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा, और ज़्यादा पकाने के लिए फिर भाई कैसे खर्चा होगा, और गृहिणी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा देर काम पकाने में लगना पड़ेगा। चलो उसकी परवाह नहीं है आपको। उससे आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा खा करके फिर आप दौड़ लगाना चाहेंगे, हैं? मुकेश ने कहा कि ज़्यादा खा करके फिर सोने की इच्छा होती है। मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा खा करके सोना पड़ा तो आपको जो काम करना था काम आपको छोड़ना था, वो नुकसान हुआ। चलो उसकी परवाह नहीं, आपने खूब अपना बैंक बैलेंस बनाया हुआ है, एक दिन काम नहीं गए तो कोई समस्या नहीं है। पर उससे अगला नुकसान फिर क्या होगा, एक रोजाना खाकर सोते रहेंगे तो आपकी एक आलसी आदत बन जाएगी, और आलस आता रहा तो फिर आलस क्या होगा, एक रोग का रूप लेकर जाएगा। आलस वैसे अपने आप में रोग है, लेकिन वो फिर कोई ना कोई मोटापा या डायबिटीज या हाइपरटेंशन कुछ ना कुछ लेकर के आएगा, और वो आ गया तो फिर आपको अच्छा लगेगा, उससे पहले क्या होगा, पीड़ा होगी ना, तकलीफ होगी। और तकलीफ का मतलब क्या है, हमारे शास्त्रों में एक परिभाषा पाप पुण्य की, परोपकार आए पुण्याय, पाप आए पर पीड़ना, किसी को पीड़ा देना ही पाप है। तो बीमार होकर के आप अपने परिवार वालों को, मित्रों को, सबको क्या देते हैं, पीड़ा देते हैं, अपने शरीर को पीड़ा देते हैं। तो पीड़ा देना पाप है, तो एक पाप आपको वहाँ हो गया। चलो उसकी परवाह भी नहीं है आपको, उससे आगे बढ़ते हैं। आप ज़्यादा बीमार हुए तो फिर जाएंगे डॉक्टर साहब के पास है, डॉक्टर साहब उनके पास नहीं जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, पहले आपको रिसेप्शन पर पहले फीस देनी पड़ेगी, तो वो एक नुकसान और होगा। उससे आगे बढ़ेंगे फिर डॉक्टर साहब आपके लिए मेडिसिन लिखेंगे, उससे गुजारा होगा तो ठीक है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि अब तो बेड आपका इंतजार कर रहा है, उनको आपको लगानी पड़ेगी, है टेस्ट भी लिखेंगे, उससे भी ठीक हो गए तो भी गनीमत है, नहीं तो फिर क्या कहा जाएगा लास्ट में, कोई बीमारी आ गई कि जी अब तो चाकू और छुरी आपका इंतजार कर रहे हैं, अब तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये सारे परिणाम किस लिए आते हैं, केवल 2 गलतियां करने से, आहार और विहार की गलतियां करने से, ज़्यादा खाने से, और ज़्यादा खाने का मतलब ये हुआ 1.5 इंच का गुलाम बनने से। 1.5 इंच का गुलाम क्या हुआ, ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, विशेष तौर पर कौन से टेस्ट, 3 टेस्ट हम ज़्यादा जो खाते हैं, आप में जानकारी हो गई, मीठा जो है उसका टेस्ट हमें कहाँ से पता लगता है, जीभ के बिल्कुल अगले भाग से। सबसे पहले मीठा हमें पसंद है, मीठा सबको पसंद है ना। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस रहती है हमारी किसको, सरपरा, तीखापन, खट्टा, उसके उस थोड़े से उसके पीछे हैं उसके टेस्ट बर्ड्स हैं, स्वाद ग्रंथियाँ, और उसके बाद फिर आप जाइए, कड़वा तो कोई खाने नहीं चाहता, वो उसका लास्ट में है पीछे। तो ये मीठा, खट्टा, चरपरा, ये जो 3 टेस्ट है, नमकीन, ये टेस्ट जीभ के लगभग अगले 1.5 इंच के हिस्से में है। तो हम इस 1.5 इंच के गुलाम बन करके इस 1.5 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे शरीर को बर्बाद कर देते हैं, और फिर दावा करते हैं कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी, ये हमारी बुद्धिमत्ता है। तो इस बुद्धिमत्ता को थोड़ा सा
एक तरफ रख दीजिएगा और अपने इस 1.5 इंच के हिस्से पर कंट्रोल कर दीजिएगा, यदि वास्तव में आप स्वस्थ, सुखी और आनंदित जीवन चाहते हैं तो। नहीं तो फिर जो हो रहा है वो हो रहा है। तो समय हो गया है, मुझे लगता है कि आज इतना ही ठीक है, नहीं तो ये भी फिर एक तरह से इंडाइजेशन हो जाएगा, अच्छी हो जाएगी। फिर कभी आपकी इच्छा हुई तो मैं हाजिर होऊंगा और फिर कभी आप दर्शन करेंगे और नई बातें हम शेयर करेंगे। अब जो आपसे चर्चा की है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और शायद किसी ने नोट किए हुए हों इन्हीं बीच में से, तो मैं जानना चाहता हूँ उनका उत्तर। उसके बाद एक गिफ्ट हमारे तरफ से आपको बाहर में रहेगा। उस गिफ्ट में भी आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, फल, सब्जी, मसाले, अब जितने जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे आप कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं वो लिखा हुआ है। तो उसमें गिफ्ट पोस्ट एक कैलेंडर के रूप में है, उसको आप अपने ध्यान में रखिएगा ताकि पहली बात तो कोई रोग हो नहीं, आप ऐसा प्रयास करना आपको सिखाया है उसके आधार पर, और हो जाता है तो फिर आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं वो एक हेल्प आपको उससे मिलेगी। पर ये ज़रूर कहूँगा कि ये सब करने के बावजूद भी कोई ऐसी तकलीफ है जो आपके शरीर से नहीं जा रही है, उसको लटकाइए मत, क्योंकि लटकाएंगे तो तकलीफ और बढ़ेगी। फिर जरूर किसी स्पेशलिस्ट से, किसी विशेषज्ञ से आप जरूर मिलिएगा। होता क्या है कि हम घसीटते रहते हैं, लंबा करते रहते हैं उसको, और लंबा करने से फिर कहानी क्या होती है, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आपकी गाड़ी जो भी है आपके पास, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर जो कुछ है, उसमें कोई तकलीफ आ गई और आपको जुगाड़ उसको सेटिंग कर लिया और काम चल रहा है। पर जब वो एक स्थिति आती है वो काम करना बंद करती है, फिर आप जाकर के उसको मिस्त्री को समझाते हैं और मिस्त्री उसको खोलने लगता है, तो फिर वो क्या कहता है कि जी अब इसका तो ये पुर्जा भी घिस गया, ये बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा। होता ही नहीं ऐसा। एक छोटी सी कोई पुर्जा खराब हुआ था, उसी समय आप उसको मिस्त्री को ले जाते हैं तो वो टाइम से और जल्दी से और कम खर्च में ठीक हो जाती है। पर आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, आप तो घसीटते रहे और फिर लास्ट में आप पहुँचे, तो लास्ट में फिर वो सब तकलीफें बढ़ गई, सारे पुर्जे घिस गए, तो फिर उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, खर्च भी ज़्यादा होगा और आपको कुछ दिन बिना आपके वाहन के भी रहना पड़ेगा। ये सारी तकलीफें सहनी पड़ेंगी। तो अच्छा ये है कि अपनी अवेयरनेस को थोड़ा सा इतना बढ़ाकर रखें आप कि पहली बात तो उस तरह ठीक रहे, और नहीं होते तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना और अच्छे डायग्नोज करवाएं। डायग्नोज करने के बाद फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो भी हो सकता है, आप जिसको भी पसंद करते हो, प्राकृतिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक, कुछ भी है, पर इस शरीर को बचा करके रखें, क्योंकि ये शरीर किसी कीमत पर मिलने वाला नहीं है। चाहे आप खरबों को दे दें तो भी नहीं मिलने वाला। हालांकि बन नहीं सकता, लेकिन एक प्रयोग किया जा रहा है और एक अनुमान लगाया गया है कि यदि ये शरीर के ऑर्गन्स इकट्ठे करके यदि मनुष्य को बॉडी को बनाने का प्रयास किया जाए तो लगभग आज की डेट में 50 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी तो आपकी ऑलरेडी है ही है, इसको तो हम बचाते नहीं हैं, इसको तो इससे जुड़े हुए जो भी और काम है उन सब के लिए समय हमारे पास होता है और इसके लिए समय नहीं है। यदि ये कहा जाए कि सुबह रात के 12 बजे शमशान भूमि में आ जाना, वहाँ 1 लाख रुपए सबको पहुँचने वालों को बाहर मिलेगा, तो हम में सब के सब पहुँच जाएंगे। और खरब जी और मुकेश जी ये कहें कि सुबह 4 बजे उठ करके और योग की कक्षा में आ जाना, तो शायद हम में से बहुत लोगों की नानी बन जाती है। होता ही नहीं है, होता ऐसा, तो उसको उठने को तैयार नहीं होते। तो इस शरीर से जुड़ी जो भी चीज़ें उन सबके लिए समय है, इस शरीर के लिए जो सबका आधार है उसके लिए समय नहीं है हमारे पास, और इसी का परिणाम फिर हम भुगत रहे हैं। तो आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सबके ज्ञान को मैं फिर से सम्मान देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, सफाई करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? पानी। आपने कहा आप घर साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, कुछ भी साफ करते हैं, पानी चाहिए। तो शरीर के अंदर जो कुछ गंदगी है, जाति द्रव्य है, कुछ भी नाम दें आप उसको, जो मल है उसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पानी आप पिएं। पहली बात तो वो है, ठीक है। पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर का एस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है और वो मल अंदर ही चिपका हुआ रहता है। दूसरी बात कि आपका जो खाना है उसमें फाइबर ज़्यादा होने चाहिए, फिर और छिलके वाली चीज़ें, फल, सब्जियां, सलाद, ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। आजकल क्या हो गया कि हम जो आटा खाते हैं वो आटा बारीक हम लेते हैं, तो मोटा आटा खाते हैं। आम भाषा में कहा भी गया मोटा अनाज खाना ज़्यादा और मोटे कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा है। निश्चित रूप से अच्छा है,
जब से हमने ये बारीक आटा खाना शुरू कर दिया तब से कब्ज बढ़ गई है। उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। आप बिस्किट खाते होंगे, मैदा कोई प्रोडक्ट, बिस्किट, ब्रेड या कुछ और खाते होंगे तो आपके वो अंदर दांतों के आसपास और गालों में चिपकता है और आप उंगली से आपको साफ करना पड़ता है, हाँ या ना? जी। ठीक वैसे ही जब वो अंदर जाता है तो आपकी आंतों में चिपक जाता है। यदि उसके साथ फाइबर्स हैं, यदि को आपने फल सब्जी खाया है तो जो उनके रेशे हैं वो रेशे उसको चिपकने नहीं देते, वो तो आगे सरका सकते हैं। लेकिन यदि आप वो नहीं खा रहे हैं तो फिर वो जो आपने आटा खाया है वो आपके आंतों में चिपकेगा। पानी भी नहीं पी रहे हैं और ऊपर से खेत में नहीं ले रहे हैं, वो चिपकेगा, उसकी वजह से कब्ज होती है। तो उस कारण को समझ करके आप उसको दूर कर दीजिए। साथ में आजकल देर रात तक काम करने के कारण भी कब्ज होती है। फिर आपकी यदि नींद पूरी नहीं आती है, टाइम सो भी लेकिन नींद नहीं आ रही है तो भी बॉडी के सिस्टम से रिलैक्स नहीं हो पाते हैं तो भी आपको कब्ज रह सकती है। आप तनाव में रहते हैं हमेशा तो भी बॉडी के हार्मोन्स का सिस्टम, एंजाइम्स का सिस्टम चेंज हो जाता है, उसकी वजह से कब्ज हो सकती है। इन सारे कारणों को समझ करके फिर आप इलाज करें। इलाज के तौर पर ये सबसे पहले पानी पिए, फाइबर्स आपकी डाइट में हो, नींद आपकी ठीक हो, डेली रूटीन आपका ठीक हो। और फिर भी यदि जरूरत पड़ती है तो उसके लिए निरापद औषधि है। निरापद का मतलब है कि जिसका कोई नुकसान नहीं है, वो औषधि है इसबगोल की भूसी, शाम को सोते समय आप लें, या फिर त्रिफला चूर्ण। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप उम्र भर ले सकते हैं, इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी जितने भी और चूर्ण लेते हैं आप, कायम चूर्ण या फला चूर्ण, जो भी कुछ है वो लंबे समय नहीं लेने चाहिए। थोड़े समय के लिए वो हेल्पफुल होते हैं, लंबे समय लेंगे तो आंतों के जो नेचुरल सिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर आपको कब्ज हो सकती है। हरने के लिए कुछ आसन है, पेट को अंदर दबाव डालने वाले, वो आसन आप कर सकते हैं, उससे लाभ मिलता है। नहीं तो केवल सर्जरी ही उसका रास्ता है, और रास्ता नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ग्लासोन की आपने बात की, उसके लिए दो प्रयोग हमारे यहाँ है। एक तो ये है पीपल के पत्तों का रस खाली पेट लगभग 15 दिन तक सेवन करें। और दूसरा प्रयोग है जो डाब आता है नारियल, कच्चा नारियल, उस नारियल में नींबू का रस मिला करके 15 दिन तक सेवन करें। इनसे निकल सकती है और आपका डेली रूटीन भी ठीक हो, कब्ज नहीं होनी चाहिए। इनसे निकल सकती है, या मान लीजिए 15 दिन लेने से कुछ कम हो गई है तो आप उनको कंटिन्यू रखें, वरना तो सीधा सा तरीका है आपका मतलब पता है। और सब बीमारी से बच सकते हैं उसके लिए आपके घर में चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने कहा शुगर के लिए, आपने कहा बीपी हाई के लिए, और किसी ने कुछ और, उनके लिए आपके घर में हल्दी है, आपके घर में लहसुन है, आपके घर में तुलसी है, आपके घर में 3 चीज़ें तो है ही हैं, गिरोह हो और अच्छी बात है, लेकिन 3 चीज़ें सबके घर में है। लहसुन और हल्दी तो आप डेली यूज करते हैं घर में। ये सबसे अच्छे नेचुरल एंटीबायोटिक है। आपको डायबिटीज है, आपको जोड़ों में दर्द है, आपको शुगर है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका बीपी हाई रहता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, इन सब के लिए लहसुन बहुत अच्छा है। लहसुन कच्चा आप खा सकते हो तो अच्छी बात है, खाली पेट। नहीं खा सकते हो तो उसे 3 टुकड़े करके और पानी से गर्म पानी से निकल दें। वैसा भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप रात को सोते समय 3 टुकड़े करके उसके 1 कप पानी में भिगो दें उसको, सुबह वो पानी पी लें। समय उसका एक अवगुण है, गंध आती है, बाकी सारे उसमें गुण हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो उन सब के लिए ये अच्छा है। तो सहायता से पसंद है और ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। जो डेली रूटीन आपका, आप उसको अपने आप को ठीक कर लीजिए। आपके बारे में दिन आप जब फ्रेश से या वैसे बॉडी की फीलिंग से आपको पता रह जाएगा तो ठीक है, छोड़ दीजिए। हाँ, वो ठीक कहा आपने कि जिनको गर्मी संबंधी रोग, हथेलियों में, तलों में, आंखों में जलन रहती है, पसीना ज़्यादा आता है, बवासीर है, तो वो लोग यदि यही सेवन लहसुन, हल्दी, तुलसी पत्ते या कोई गर्म चीज़ सेवन करने से उनको लगे कि वो तकलीफ बढ़ रही है तो साथ में उसको न्यूट्रल करने के लिए ठंडे खाद्य पदार्थ भी लेने चाहिए। उसके लिए ठंडे के रूप में इलाज ही है, उसको न्यूट्रल कर देगी, वो साथ में आप ले लें तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। दुबले पड़ गए डॉक्टर साहब। कोरिया के लिए गर्मी संबंधी कोई भी रोग हो शरीर में, उसके लिए शीशम के पत्तों का रस सबसे अच्छा है। अगर तो बताया लहसुन और हल्दी और ये आपका मेथी, तो सर ज्वाइंट पेन में यदि स्वेलिंग है तो मसाज नहीं करनी, हल्का सा हम उसमें रबिंग करते हैं हल्के से, उसके लिए ऑयल यूज करते हैं। और ऑयल आप घर में बना सकते हैं, तिल का तेल लेकर के उसमें लहसुन, हल्दी और अदरक, नींबू, सौंफ ये उबाल करके उस तेल की हल्की हाथ से तेल मालिश करते हैं
और फिर उसके बाद मैं वेट बांध देती हूँ। जहाँ तक एक्यूप्रेशर की बात है तो जिस अंग में तकलीफ है उस अंग से संबंधित जो पॉइंट है उसका एक्यूप्रेशर आप करेंगे तो ठीक होगा। एक्यूप्रेशर एक सिस्टम है बॉडी में एनर्जी का सर्कुलेशन है, एनर्जी का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया तो बीमारी आ गई है, उस सर्कुलेशन को एक्टिव करने के लिए एक्यूप्रेशर है। तो एक्यूप्रेशर करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, लेकिन अपने आप को कंप्लीट थेरेपी नहीं है, हेल्पफुल है, आप उसको कर सकते हैं। जहाँ तक अवॉइड करने की बात है तो उसमें हम जो फास्ट फूड है, फ्राइड फूड है, वो उसको हम मना करते हैं। और आम भाषा में कहें तो वायवर्धक, जिसको वातवर्धक दोष आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है, वातवर्धक जो खाने हैं उनको हम अवॉइड करना चाहिए। वो आपकी बॉडी खुद बता देगी आपको क्या प्रतिकूल है, क्योंकि जब आप खा रहे होंगे तो उसके बाद आपको लगता है ये खाने से ज़्यादा आपको बढ़ गया है, ऐसा बढ़ता है उसको छोड़ दें। साथ में ये जो बादल का जो मौसम होता है उस समय भी वात दोष बढ़ता है सामने, तो उस समय दर्द की भाव बढ़ सकती है। हाँ, उसमें डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब हार्मफुल होते हैं। नींबू एल्कलाइन है एक्चुअली तो, लेकिन शुरू में जब आप उसको लेना शुरू करेंगे तो दर्द आपका कुछ दिन के लिए बढ़ सकता है, और जब छोड़ लेना ही लेते रहेंगे तो धीरे धीरे वही नींबू आपके लिए ठीक रहेगा। नींबू विटामिन सी है और जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में आते हैं उसको धीरे धीरे निकालता है। एक मरीज ऐसी वो उसको एसिडिटी पूछ रहे हैं और आप हर्निया पूछ रहे हैं। हाँ, एसिडिटी में वो की कोई पाचन तो वो क्या होता है कि बार बार उनको खट्टी टकराने आती होंगी, हाँ। उनकी वजह से हर्निया उनको होगा। हर्निया इस पार्ट में भी है ऊपर के हिस्से में, तो उसका मुख्य कारण है कि पाचन तंत्र आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक नहीं है, उसको पहले ठीक करें। अब जिन चीज़ों से एसिडिटी खट्टी चीज़ें हैं, मिर्च मसाले हैं, उनको पहले छोड़ दें वो, और पानी ज़्यादा सेवन करें। साथ में सौंफ को उबालकर सौंफ का पानी सेवन करें तो एसिडिटी धीरे धीरे कम होगी। और हर्निया है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, किस पार्ट में किस स्टेज पर है वो, उसके हिसाब से इलाज। डॉक्टर साहब दुबलेपन के लिए क्या है? हाँ जी, दुबलेपन के लिए, दुबलेपन के लिए। और आप लो बीपी देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बैलेंसिंग की, नेचर है वो बैलेंस बनाती है। और डॉक्टर साहब ने पूछा था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम करने से शरीर में किसी तरह का इम्बैलेंस हो वो दूर होता है। उसमें मुख्य रूप से 2 टेम्परेचर होते हैं, गर्म और ठंडा। 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ। 4 हमारे पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 5 तत्व हैं, आकाशवाणी जल और पृथ्वी। 6 रस हैं, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा कड़वा तीखा। और 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। इनमें से किसी में का भी असंतुलन शरीर में रोग लाता है, और इनका संतुलन ही शरीर का स्वास्थ्य है। तो पहले इनको संतुलित करिए, उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। दूसरा आप पूछ रहे थे उसके लिए, साइनसाइटिस के लिए। साइनसाइटिस का सर्जरी एक टेम्परेरी इलाज है उसका, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर से तकलीफ होती है। उसका परमानेंट इलाज है रबड़ नेती और या सूत्र नेती और जल नेती। उस बात नाक में ट्यूब डालते हैं, उससे वो साइनस का बढ़ने की गति धीरे धीरे हम कम कर देंगे। और लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पेट ठीक हो और ठंडे चीज़ों का परहेज हो, ये उसका इलाज है। जहाँ तक दुबलेपन की बात कर रहे हैं तो आपको ठीक है, इसके लिए मेरे लिए कोई पेशेंट, हाँ, उसके कुछ फैक्टर होते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी होता है। और साथ साथ यदि बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, जो खा रहे हैं पचता नहीं है, तो भी होगा। और यदि उनको पेट में कीड़े हैं तो भी हो सकता है। तो वो पेशेंट को उसके लिए पहले मिलना चाहिए, उसका कारण जानने से उसके बाद। लो बीपी नाम की अपने आप में ऐसे एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर एस.सी. मनचंदा है अपने नाम से, एस.सी. मनचंदा जी हमारे कॉन्फ्रेंस में थे अभी 1 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि लोग भयभीत रहते हैं कि लो बीपी, लेकिन एक्चुअल में लो बीपी नाम की कोई बीमारी अपने आप में नहीं है। वो शरीर के इम्यूनिटी वीक है, उसका एक सिम्टम, एक लक्षण है। तो उसको बैलेंस करने के लिए लहसुन सबसे अच्छा माना गया है। और साथ में बादाम, 5 बादाम गिरी। और मुकेश जी का अनुभव ये कह रहे हैं कि मुनक्का भी उसमें हेल्पफुल हो सकती है। तो वो अच्छी चीज़ें खाइए, 5 मिनट वो ठीक रखिए, सब ठीक हो जाएगा। घटेगा कैसे? सहन शक्ति के अनुसार और उसकी टेक्निक होती है, उसके अनुसार करना चाहिए। ऐसे ही ये एक सूत्र है, देखा दाखी साधे योग, सीधे काया बाढ़े रोग। तो यूं ही नकल नहीं करनी चाहिए, पहले हर विषय का आदमी है, जानकार, उनसे मिलिए, पहले वो बताते हैं वैसे कीजिए। अपने आप गलत ढंग से करने से कई बार नुकसान भी हो जाता है। इस व्यक्ति में कोई पत्रिका भी कोई है? कौन सी पत्रिका?
हाँ, उसके लिए यही है कि पहले तो आप पानी पिए और मुकेश जी भी बता देंगे आपको, एक पत्थर का पौधा होता है, उसका पत्ता डेली हाँ उससे आराम नहीं मिला तो मार्केट में बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ अवेलेबल है, नहीं तो एक कलमी सोडा होता है पंसारी पास मिलेगा, वो आप एक चुटकी पाउडर बना करके उसका ले सकते हैं। एक मीठा सोडा घर में रहता ही है, मीठा सोडा आप गर्म पानी के साथ में लें, 5-7 दिन लगातार लें, छोटी होगी तो निकल जाएगी, 10 mm से ज़्यादा की बड़ी होगी तो फिर कोई महीने से नहीं करता, निकल ही जाएगी। पर पहले प्रयास करने का चाहिए, निकलती है तो अच्छी बात है, नहीं निकलती तो फिर आप सदन से मिल लीजिए। नहीं उस वो लिमिटेड मात्रा में लेना, एक्चुअली एक चुटकी बताया। हाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न था, आज बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है महिलाओं के लिए, एडियो में दर्द रहता है हमको। एडियो में दर्द रहने का कारण है यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ होना या फिर हड्डी की बोन की एडी की हड्डी उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूरिक एसिड को कंट्रोल में आप करें। उसके लिए एलोपैथी में जाइलोरिक नाम की टैबलेट देते हैं पोलियो को कंट्रोल करने के लिए। हमारे यहाँ पेठे का रस पिलाते हैं, तरबूज जो होता है उसका रस आप पिलाएं, और साथ में मैंने कहा कि हर बीमारी को दूर करने के लिए पेट को साफ होना ज़्यादा जरूरी है। पेट साफ होना जरूरी है, पेट साफ नहीं होगा तो चाहे कुछ मिनट खा लीजिए वो अपने आप को आराम डिप्रेशन की होगी, क्योंकि अब हाई है इतनी बच गई है, वो मारुति 800 मिल गई है तो आल्टो की इच्छा हो गई, आल्टो मिल गई तो स्विफ्ट की इच्छा हो गई, स्विफ्ट मिल गई तो फिर और न जाने क्या क्या इच्छा हो गई, सफारी जगह कौन कौन से हैं वो सब बात नहीं होगा, तो कहीं संतुष्टि है नहीं, वो सबसे बड़ा कारण है। अब उसका इलाज क्या है, पहले तो अपने 5 तंत्र को खुश रखें, फिर सोने से पहले आप तलों की सरसों के तेल से मालिश करें, उसके बाद बाल्टी में गर्म पानी डाल करके पाँव उसमें रखें, उस दिन अच्छा रहता है 5-10-15 मिनट। फिर बाहर निकाल कर पाँव को हल्का सा तो थोड़ा डाल लें पाँव पर या लपेट लें, और बेड पर लेट करके या तो अपने सांस को ओवरडोज करें या फिर आप ओम का उच्चारण करें मन ही मन, परमात्मा का किसी भी रूप में हमको मानते हो उस रूप का उसका ध्यान करें, और पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखें। एक ऑटो सजेशन थेरेपी इसको बोलते हैं, कि अपने बॉडी को ऑटो सजेशन दें कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रही हूँ, नींद मेरी पाँव से बढ़ती हुई धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, इस तरह का एक ऑटो सजेशन होता है बॉडी को, तो धीरे धीरे ये चीज़ आपकी हो जाती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।